व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है और आज आप सबसे पहले टीवी ब्रॉडकास्ट को देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप सबसे पहली बार अपनी आंखों से हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स को डेटा ट्रांसफर करते हुए भी देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन को साल 1927 में टेलर फारेंसवर्थ के द्वारा इन्वेंट किया गया था और इस चीज को हमने बहुत सी बार बहुत सी बुक्स में भी पढ़ा है, लेकिन क्या टेक्निकली यही दुनिया का सबसे पहला टेलीविजन था? Honestly, I don't think so। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले टेलीविजन को साल 1927 में नहीं बल्कि साल 1925 में सोवियत यूनियन में बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों ये टीवी मिरर ड्रम बेस के कॉन्सेप्ट पर चलता था। अब इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आप इस इमेज को देखिए। दोस्तों इस इमेज में उसी मिरर ड्रम बेस टेलीविजन की वर्किंग को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये टीवी सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद उन्हें प्रोसेस करके उसमें मौजूद सभी इमेजेस को फ्रेम दर फ्रेम इस ड्रम की मदद से रोटेट करके उनको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता था। यानी कि बात पूरी तरीके से साफ है कि ये टेलीविजन वीडियोग्राफी नहीं बल्कि फोटोग्राफी के सिद्धांत पर काम करता था। इट्स जस्ट लाइक कि हम एक पूरे ही इवेंट की फ्रेम दर फ्रेम फोटोग्राफ्स को क्लिक करके उनको जोड़कर उनका एक सीक्वेंस तैयार करें और उसको तेज स्पीड के साथ रोटेट करते हुए आपके सामने पेश कर दें। और शायद यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस टेलीविजन को दुनिया का सबसे पहला टेलीविजन होने का खिताब हासिल नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई दुनिया के सबसे पहले टेलीविजन की। अब बात करते हैं कुछ बेहद ही रेयर चीज की। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें साल 1925 में इन्वेंट हुए दुनिया के सबसे पहले टेलीविजन के सबसे पहले ब्रॉडकास्ट की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये टेलीविजन अलग अलग फोटोग्राफिक सिग्नल्स को एक सीक्वेंस में बांधकर उनको तेज स्पीड के साथ रोटेट करते हुए कुछ इस तरीके से किसी भी इंसान या फिर ऑब्जेक्ट को मूव होता हुआ दिखाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि बैकपैक दीमक जो कि यूजुअली गुयाना के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी दीमक है जो कि एनिमी से खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए नेचुरली एक बेहद ही यूनिक सी चीज को बनाती है। असल में दोस्तों ये दीमक अपनी बॉडी के बैक पार्ट में मौजूद एक नेचुरल बैग में कॉपर और प्रोटीन के क्रिस्टल्स को तैयार करती है, जिसके चलते हुए अगर कोई भी एनिमी इस दीमक पर हमला कर देता है तो इसकी ये थैली तुरंत ही फट जाती है और इसके अंदर भरे हुए वो क्रिस्टल्स एक छोटे ब्लास्ट की तरह बाहर आ जाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन क्रिस्टल्स में बेंजोक्विनोक्स नाम का भी एक पॉइजन पाया जाता है, जिसके चलते हुए जैसे ये क्रिस्टल्स इसकी किसी भी एनिमी की बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो उसका एनिमी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस दीमक के डिफेंस मैकेनिज्म को दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म में से भी एक मैकेनिज्म माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग दीमक की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस दीमक को अपनी बॉडी से उन्हीं क्रिस्टल्स को निकालते हुए देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बैकपैक दीमक के द्वारा उन्हीं क्रिस्टल्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर एनिमी के ऊपर रिलीज करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये दीमक कितने फास्ट वे में अपनी बॉडी से उन क्रिस्टल्स को रिलीज करती है। तो ये दीमक और इसका ये डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको बताया कि वॉल्वो कार्स को दुनिया की सबसे ज्यादा सेफ कार्स में से भी एक कार माना जाता है, जिसके पीछे का कारण है वॉल्वो के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले बेहद ही अमेजिंग और यूनिक से सेफ्टी टेस्ट। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन वॉल्वो समय समय पर अपनी ऑलमोस्ट सभी कार के मॉडल्स को 30 मीटर की ऊंचाई से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ छोड़कर उनकी बिल्ड क्वालिटी और उनको अलग अलग तरीके से मेजर करती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए 30 मीटर कार ड्रॉप टेस्ट को वॉल्वो के द्वारा ही इस पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस भी किया गया था। तो ये तो बात हो गई वॉल्वो के इस अमेजिंग टेस्ट की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले 30 मीटर कार ड्रॉप टेस्ट को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टेस्ट दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का सबसे पहला कार ड्रॉप टेस्ट माना जाता है, जिसको कि साल 1980 में वॉल्वो के द्वारा यूएसए में कंडक्ट किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कार ड्रॉप टेस्ट को अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत बड़ी तादाद में न्यूरॉन्स बनते भी हैं और खत्म भी होते हैं। बेसिकली न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स ही हमारे ब्रेन में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारे ब्रेन में मौजूद पुराने न्यूरॉन्स का खत्म होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों उनकी वर्किंग एफिशिएंसी उस टाइम पीरियड तक काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को खत्म करने का काम
किसका होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कोई भी न्यूरॉन एक टाइम पीरियड के बाद खुद को ही अपने आप खत्म कर लेता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरॉन एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूं। पहला, क्या आपने कभी किसी न्यूरॉन को डेटा ट्रांसफर करते हुए अपनी आंखों से देखा है? एंड सेकंड, क्या आपने किसी न्यूरॉन को खुद को ही खत्म करते हुए भी अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो जो नहीं देखा होता वही तो दिखाते हैं हम। चलिए देखते हैं उन बेहद ही दो एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स को। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें न्यूरॉन्स की डेटा ट्रांसफरिंग क्वालिटी को फिल्माया गया है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अपने आप ही जुड़कर किस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरी वीडियो क्लिप की जाए तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक न्यूरॉन को खत्म होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद जब न्यूरॉन्स की वर्किंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप को ही खुद ब खुद खत्म कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने आपकी ही बॉडी की दो बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स को देखा है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि हवाईन आइलैंड में पाई जाने वाली मोहो बर्ड को उसकी बेहद ही खूबसूरत सिंगिंग के लिए जाना जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली साल 1987 में इस स्पीशी की सभी बर्ड्स अराउंड दी ग्लोब विलुप्त हो गईं। लेकिन साल 1987 में इस बर्ड की एक ऐसी वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया गया जो शायद आपको थोड़ा सा दुखी कर दे। असल में दोस्तों साल 1987 में इस स्पीशी की बची आखिरी मेल बर्ड को सिंगिंग करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। असल में दोस्तों ये मेल बर्ड मैटिंग के लिए फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस सॉन्ग को गा रहा था, लेकिन क्योंकि ये मेल बर्ड इस स्पीशी का बचा हुआ आखिरी बर्ड था तो वो फीमेल बर्ड कभी भी इसके पास आई ही नहीं, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में यह आखिरी मेल बर्ड भी खत्म हो गया। तो ये तो बात हो गई इस बर्ड स्पीशी की, लेकिन क्या आपने इस स्पीशी के आखिरी मेल की आखिरी सिंगिंग को अपने कानों से सुना है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत पर रूल करने आए थे तो उस समय दिल्ली में जहरीले कोबरास की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसके चलते हुए अंग्रेजों को भारत में रहने और बिजनेस करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए अंग्रेजों ने दिल्ली में एक नई पॉलिसी को इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के तहत जो भी इंडियन कोबरास को पकड़कर ब्रिटिश रूलर्स के हवाले करेगा उनको इनाम की तर्ज पर काफी मोटी धनराशि भी दी जाएगी। अब दोस्तों खुले तर्ज पर अगर इस पॉलिसी को देखा जाए तो इस पॉलिसी के तहत विद इन 5 to 6 मंथ दिल्ली और आसपास के इलाकों से कोबरास की संख्या ऑलमोस्ट खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पॉलिसी के लगने के 1 साल के अंदर ही दिल्ली में कोबरास की संख्या ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ गई। बट हाउ इट्स पॉसिबल? असल में दोस्तों इतिहास की इस घटना को कोबरा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर जैसे ही अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और ज्यादा कोबरास को पालना शुरू कर दिया, जहां पर वो उनका रख रखाव भी किया करते थे, साथ ही साथ उनका रिप्रोडक्शन भी कराया करते थे, जिसके चलते हुए वो लोग बहुत बड़े अमाउंट में कोबरास को अंग्रेजों को देकर उनसे काफी मोटी धनराशि भी लिया करते थे। जब अंग्रेजों को इस चीज के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत ही इस पॉलिसी को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीले कोबरास की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि हम इंडियंस ने भी अंग्रेजों को अच्छा खासा परेशान किया है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि यूके में समय समय पर वर्ल्ड गर्निंग चैंपियनशिप को भी खेला जाता है? असल में दोस्तों इस चैंपियनशिप में सभी कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा गंदा फेस बनाना पड़ता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एंड इन द लास्ट जो भी कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंटों की तुलना में सबसे ज्यादा अजीब और गंदे फेस को बना लेता है उसे इस कॉन्टेस्ट का अल्टीमेट विनर भी माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों की ये चैंपियनशिप इतनी ज्यादा फेमस है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए समय समय पर यूके में जाते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए तो यहां पर इस कंपटीशन का क्या हाल होगा। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में जब भी हम अपनी शेविंग को बनवाने के लिए किसी भी बार्बर की शॉप पर जाते हैं तो हमें घंटों अपनी टर्न आने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रॉब्लम अभी हाल ही की नहीं बल्कि काफी ज्यादा पुरानी है, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इतिहास में एक बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ग्रुप शेविंग मशीन को भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो उसी ग्रुप शेविंग मशीन की है, जिसको कि 19th सेंचुरी के आसपास यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों इस मशीन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये अपने ब्लेड के मूवमेंट्स को लोगों के फेस कट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती थी, जिसके चलते हुए ये मशीन एक बार में 5 से 6 लोगों की शेविंग को तो बना दिया करती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके फेस पर काफी ज्यादा कट लग जाया करते थे, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस मशीन का कभी भी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन
किया ही नहीं गया। और ये मशीन इतिहास के कुछ चुनिंदा ऐसे इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन बनी जो काफी ज्यादा यूजफुल होने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हुए पूरी ही तरीके से फ्लॉप हो गए। तो अब ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही रेयर मशीन को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि क्रोएशिया में पैदा हुए फ्रेंच सेलेक को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लकी इंसान माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि सेलेक जब 1962 में ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो वो ट्रेन ब्रिज से नीचे गिरकर नदी में डूबने लगी, जिसके चलते हुए उस ट्रेन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स खत्म हो गए। बट ऑन दी अदर हैंड फ्रैन उस ट्रेन से बाहर आकर तैरते हुए पानी की ऊपरी सतह तक पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने साल 1963 में सबसे पहली बार हवाई यात्रा की, लेकिन उस यात्रा के दौरान कुछ इश्यूज के चलते हुए प्लेन का दरवाजा बीच एयर में ही खुल गया और फ्रैन कुछ इस तरीके से प्लेन से बाहर बिना पैराशूट के गिरने लगे। साथ ही साथ इस घटना की वजह से वो प्लेन थोड़ी दूर जाकर क्रैश कर गया, जिसके चलते हुए इस प्लेन में मौजूद पायलट्स, क्रू मेंबर और ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स खत्म हो गए। बट ऑन दी अदर हैंड फ्रेन एक भूसे के ढेर पर गिर गए, जिसके चलते हुए इनकी जान बच गई। इसके बाद साल 1966 में फ्रेन बस से ट्रेवल कर रहे थे, जिसके चलते हुए वो बस भी पानी के अंदर गिर गई और फ्रेन ने एक बार फिर से बस से बाहर निकलकर पानी में तैरते हुए अपनी जान को बचा लिया। और इसी तरीके से आगे चलते हुए एक बार बस से कुचले जाने, 2 बार कार में आग लग जाने और पिकनिक मनाते समय कार का पहाड़ी से गिरते समय पेड़ को सही टाइम पर पकड़े जाने की वजह से उनकी जान बार बार बच गई। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए दुनिया के अभी तक के एकमात्र ऐसे इंसान है जिनकी जान 7 बार 7 अलग अलग इवेंट्स में जाने से बची है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये दुनिया के सबसे ज्यादा लकी इंसान है या फिर दूसरों के लिए अनलकी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर हमें किसी भी लेटर या फिर डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी पोस्ट करना होता है तो हमें उसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस को लिखना होता है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्ट आइसलैंड के एक नियम के अनुसार अगर आप वहां पर किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर मेल को पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उस लेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से अपने हाथ से एक मैप को ड्रॉ करके भी उसे पोस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद पोस्टमैन आपके द्वारा ड्रॉ किए गए मैप को फॉलो करते करते आपके लेटर को सही जगह पर पहुंचा देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए वेस्ट आइसलैंड इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर आप कुछ इस तरीके से लेटर पर अपने हाथ से ही मैप बनाकर उसको पोस्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इस सीरीज में समय समय पर मैंने प्रूव करके दिखाया है कि आज तक भी हम इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जान पाए हैं और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है साल 2018 में रिसर्चर्स के सामने आई फायरवर्क जेलीफिश की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप को कैलिफोर्निया के करीब समुद्र में 4000 फीट की गहराई पर ओशियन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और यह सबसे पहली बार था जब किसी भी फायरवर्क जेलीफिश को इतने हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड किया गया था। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि अकॉर्डिंग टू दी रिसर्चर्स ये जेलीफिश काफी ज्यादा अंधेरे में भी बहुत तेजी के साथ ग्लो कर रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ अमेजिंग और रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम का एक बेहद ही अजीब डिसऑर्डर भी मौजूद है। असल में दोस्तों सिंड्रोम में किसी भी पेशेंट के पाम और सोल पर कुछ इस तरीके के सनबर्न जैसे रैशेस हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वोमिटिंग, लो बीपी और इरिटेशन भी इसी सिंड्रोम के सिम्टम है। असल में दोस्तों ऐसा होता है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ होने की वजह से। ज्यादा बड़े तादाद में बने बैक्टीरिया अपने अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके के रैशेस या फिर ये अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि या तो ट्रीटमेंट के चलते हुए यह सिंड्रोम एक दिन या फिर कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाता है या फिर आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ चलता रहता है और यही चीज इसको काफी ज्यादा रेयर और खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इटली के एक लग्जरी ब्रांड बोरेनी मिलानेसी ने दुनिया का सबसे महंगा हैंड बैग लॉन्च किया है जिसके अंदर 130 कैरेट के हीरे और सफेद सोने की 10 बटरफ्लाइज को जड़ा गया है। कीमत की बात की जाए दोस्तों तो इस बैग की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 53 करोड़ रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 1। व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है। असल में दोस्तों जब 3 मई साल 2009 को व्हाट्सएप को इस पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेकर आज तक भी व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फिर व्हाट्सएप पैसे को कैसे कमाता है। असल में दोस्तों व्हाट्सएप और इसी की जैसी फ्री एप्स आपसे डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से कमाती हैं। फॉर एन एग्जांपल जब व्हाट्सएप को साल 2009 में दुनिया के सामने लाया गया था तो यह पहले साल के लिए सबके लिए फ्री था, लेकिन अगर इसको आगे आपको यूज करना था
था तो आपको व्हाट्सएप को $1 पर ईयर का पेमेंट देना पड़ता था। अब यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह रही दोस्तों कि $1 पर ईयर वाला कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप ने कुछ ही सालों में बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने दिनों तक व्हाट्सएप $1 पर ईयर लोगों से चार्ज करता था उतने टाइम पीरियड के दौरान भी व्हाट्सएप ने सभी लोगों से इसे चार्ज नहीं किया बल्कि कुछ सेलेक्टेड लोगों से ही इस फी को चार्ज किया था। साधारण तौर पर आप ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप को अपने एम्प्लॉइज को लंबे समय तक सैलरी देने के लिए जितने पेमेंट की जरूरत थी उन्होंने सिर्फ सेलेक्टेड लोगों से उतने ही पेमेंट को कलेक्ट किया था और उसके बाद पूरा ही व्हाट्सएप देखते देखते फ्री हो गया। जिसके बाद आगे चलकर साल 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक के द्वारा $19.6 बिलियन में खरीदा गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप के साथ जुड़े सभी एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे इसके लिए भी फेसबुक ने $3.6 बिलियन के फेसबुक शेयर्स को भी व्हाट्सएप एम्प्लॉइज के नाम किया था। यानी कि बात साफ है कि व्हाट्सएप जितने टाइम पीरियड के दौरान टोटल फ्री चला था उतने टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड मनी से कई गुना ज्यादा मनी फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक झटके में ही दे दी। तो अब बात यह करते हैं कि फेसबुक के अंडर आकर प्रेजेंट डेट में व्हाट्सएप पैसे को कैसे कमाता है। असल में दोस्तों व्हाट्सएप की कमाई के कुछ मेन जरिए हैं। पहला, व्हाट्सएप बिजनेस। आपने व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारी गवर्नमेंट या फिर लोकल एजेंसीज या फिर कंपनीज के ऑफिशियल अकाउंट्स को तो जरूर देखा होगा जो कि आपकी क्वेरीज के हिसाब से ऑटो जनरेटेड रिप्लाईज करते हैं और इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है IRCTC। अगर कोई भी इंसान इन तरीके की सर्विसेज का यूज करना चाहता है तो उसे व्हाट्सएप को इन सर्विसेज के पैसे देने पड़ते हैं। सेकंड, फेसबुक एड्स। फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप को खरीदे जाने के बाद व्हाट्सएप का सारा ही डेटा फेसबुक के पास पहुंच गया जिसके चलते हुए वो यूजर के बिहेवियर और उसकी पसंद और नापसंद को समझते हुए उसके फेसबुक अकाउंट पर उसी तरीके के एड्स को शो करता है और उसका पैसा फेसबुक उन कंपनी से वसूलता है। एंड बिलीव मी, इससे अर्निंग हजारों या लाखों रुपए में नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों रुपए में होती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि व्हाट्सएप किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपसे ही लाखों और अरबों रुपए कमाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो को नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।